हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हम विभव प्रवणता की परिभाषा पढ़ी थी कि विभव मापी तार की प्रति इकाई लंबाई पर विभव पतन का मान जो है वो विभव प्रवणता होती है। तो ये बात हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। अब विभव जो प्रवणता है उसका मात्रक क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या है, तो वो और हम देखेंगे यहाँ। तो विभव प्रवणता का मात्रक ऐसा ही क्या होगा, देखिए फार्मूला था यहाँ V इक्वल XL और X इक्वल था V अपॉन में L, और यहाँ V की वैल्यू हम V जो मापते हैं वो वोल्ट और लंबाई को मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर मीटर एक बात। अब रही बात ये कि विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए विभव प्रवणता का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे। वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम, और लंबाई मीटर में होती है। तो मैंने इस वोल्ट को तोड़ करके जूल प्रति कूलम कर दिया, लंबाई को मीटर लिख दिया, इस वोल्ट को तोड़ दिया। लेकिन जूल ऊर्जा है तो ऊर्जा का विमीय सूत्र m1L2T-2 और अपॉन में कूलम AT करंट इनटू टाइम और मीटर है तो L। तो अब यहां से हम देखेंगे कि m कितनी बार आ रहा है, एक बार, L कितनी बार आ रहा है, एक बार, क्योंकि एक बार से ये कैंसिल हो गया, एक बच गया। T ऊपर जाएगा तो एक माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा तो T-3, A ऊपर जाएगा तो एक माइनस और हो जाएगा। ये हमारे पास में बन गया विमीय सूत्र। तो फिर हम लिख दें कि विमीय सूत्र हुआ m1L1T-3 A-1। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे को इस फार्मूले से ही मिल गई, मात्रक भी मिल गया और साथ ही साथ यहां से विमीय सूत्र भी मिल गया। वोल्ट को जूल प्रति कूलम लिखा है, जूल m1L2T-2 होता है, कूलम AT होता है, मीटर L है। व्यवस्थित कर देना है, एक L कम कर देना है तो m यथावत, L एक कम होने पर 1 एक रह गया, T ऊपर जाएगा तो एक माइनस का एक्स्ट्रा -3 और A ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। ये हो गया विमीय सूत्र। ठीक है, अब अगले वाली बात क्या आती है हमारे पास में कि ये जो विमीय सूत्र हमारे पास में वोल्ट पर मीटर आया विभव प्रवणता का, ये विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के समान ही है। ये जो हमारे पास ऐसा ही मात्रक है वोल्ट पर मीटर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी होता है। तो फिर हम ये सब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के समान। ठीक है, तो ये अब हम जो है वो x के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि x क्या है। तो पहले उसको हमने परिभाषित किया, दूसरे नंबर पे हमने जो उसका मात्रक लिखा, तीसरे नंबर पे उसका विमीय सूत्र लिखा। अब अगले वाली बात आती है कि हमारे पास में ये x किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो विभव प्रवणता को प्रभावित करने वाले कारक, विभव प्रवणता x को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ये कारक हमारे पास में क्या होंगे देखिएगा। तो फिर हम जानते हैं कि विभव प्रवणता, वी नो दैट विभव प्रवणता x इक्वल
x इक्वल आई आर अपॉन में एल होता है, जहां I प्रवाहित धारा है, R प्रतिरोध है किसका, विभवमापी में लगे तार का, L उसकी लंबाई है। ठीक है, तो फिर I प्रवाहित धारा, R विभवमापी तार का प्रतिरोध, और L लंबाई, ये हमारे पास में बात नंबर 1। लेकिन प्राथमिक परिपथ में हम देखें तो क्या क्या लगा हुआ था, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल वो था ईपी था, ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध R, लेकिन I बराबर कितनी धारा बहेगी, तो प्राथमिक परिपथ में हमने चित्र बनाया हुआ है। प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल ईपी और फार्मूला होता है धारा बराबर, क्या लिखते हैं, विभवांतर बटे में कुल प्रतिरोध। विभवांतर तो हमारे पास में हो गया ईपी और बटे में कुल प्रतिरोध, आर तो किसका प्रतिरोध, तार का, विभवमापी तार का, आर डैश किसका प्रतिरोध, आर डैश रियोस्टेट का, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। इस तरीके से हम आई की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये बात नंबर हमारे पास में हो गई 2। तो फिर 1 व 2 से क्या रिजल्ट आया, तो 1 व 2 से रिजल्ट ये आया कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई ईपी अपॉन में r प्लस आर डैश प्लस स्मॉल r। ठीक, ये तो I की वैल्यू हो गई, इनटू में R बाई L, ये हमारे पास में L। लेकिन एक बात हम यहां ये देखेंगे, समीकरण नंबर 3, यदि मान लीजिए कि हम आदर्श बैटरी लें, आदर्श बैटरी वो होती है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो जाए और रियोस्टेट जो है उसका प्रतिरोध भी हम नगण्य कर दें, आर डैश भी 0 कर दें, तो समीकरण 3 पर क्या प्रभाव होगा यदि हम एक कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ ये मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, क्या, यदि आर डैश इक्वल 0, रियोस्टेट को नेग्लिजिबल कर दिया और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर भी 0, तब आपके पास में जो x की वैल्यू रहेगी वो x इक्वल ईपी अपॉन में r, क्योंकि प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और इनटू में r बाई एल, तो फिर ये तो आपके पास x इक्वल क्या रह गया, ईपी अपॉन में, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ईपी अपॉन में l रह गया। ये हमारे पास आ गई बात नंबर 4। तो एक तो हमें यहां से ये पता लगा, वो क्या, यदि आंतरिक प्रतिरोध और यदि हम बाह्य आंतरिक प्रतिरोध और रियोस्टेट धारा नियंत्रक को यदि काम में न लें तो उस केस में तो x की वैल्यू सिर्फ 2 कारकों पर निर्भर करती है कि प्राथमिक परिपथ में बैटरी कितने विद्युत वाहक बल की लगाई है ईपी पर, और L जो है विभवमापी तार की लंबाई पर। तो ये ईपी जो है वो क्या है, प्राथमिक परिपथ में, तो ये बात हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, क्या क्या दिखाएंगे देखिएगा, ईपी प्राथमिक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये तो मैंने लिखा है किसको, ईपी को, आर लिख ही दिया था पहले, आर डैश धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, और स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, ये हमारे पास में जो है इनके मीनिंग है। तो फिर ये तो होगी x की निर्भरता कौन से केस में, कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये माना जाए, क्या माना जाए, 0, और रियोस्टेट भी क्या ले लिया जाए, नेग्लिजिबल ले लिया जाए। लेकिन अब एक बात आती है यहाँ, लेकिन
देखिए, लेकिन R बराबर होता है रो L अपॉन में E। ठीक है, तो फिर यहां से R बटे में L लिख सकते हैं रो बटे में E। इसे मैं 5 नंबर कर दूं, और रो क्या है? विभव मापी तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, और ए जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो मैं यदि प्रतिरोध R को लिखना चाहूं तो R इक्वल रो L अपॉन में ए आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण 5 की वैल्यू उठा करके यदि 1 में रख दी जाए तो तब हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए 1 व 5 से तो फिर ये चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, आप ध्यान रखें। ऐसे उतारते हुए जाओगे, यहां समीकरण 4 पे पहुंचोगे और समीकरण 5 होगी। तो समीकरण 1 व 5 से, 1 व 5 से क्या रिजल्ट आया? x इक्वल आई इंटू में R अपॉन L की जगह हम रो अपॉन में A लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे पास में? 6 हो गई। तो यदि हम 4 और यदि 6 के ऊपर ध्यान दें तो उस केस में हम ये कहेंगे कि x जो है वो निर्भर करता है EP और L पे, और x निर्भर करता है किसके ऊपर? I, रो और A पर। तो यहां से तो हमारे पास में x की निर्भरता किस पे आई? देखिए, तो फिर हम लिख सकते हैं समीकरण 4 से विभव प्रवणता, विभव प्रवणता प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल EP एवं तार की लंबाई पर निर्भर करती है यदि R इक्वल 0 एवं R डैश इक्वल 0। एक बात। और समीकरण 6 से x किस पर निर्भर करती है? x समानुपाती I समानुपाती रो और व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन E, व्युत्क्रमानुपाती E, ये इन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि x की निर्भरता इनके ऊपर रहती है। तो अब आप इसे जो है वो नोट कर लीजिएगा। और ये वाला आर्टिकल आपका कंप्लीट होता है विभव प्रवणता का। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि विभव मापी के प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, तो उस पर आइए। एक्स की निर्भरता पता लगी हमारे पास में क्या क्या है, ये देखिए। तो विभव मापी के साथ सावधानियां कौन कौन सी हैं? तो फिर अगले वाला आर्टिकल है विभव मापी के साथ
सावधानियां। तो देखिए, विभव मापी का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जिनमें एक तो हमारे पास में सावधानी है कि प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी हम लगाते हैं उसका विद्युत वाहक बल जो है वो सदैव द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर से जो है वो अधिक होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं, नंबर फर्स्ट, प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल या विभवांतर से अधिक होना चाहिए। ये पहली बात हो गई हमारे पास में। नहीं तो क्या होगा, यहां शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, अन्यथा शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होगा, विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास में प्राथमिक सेल है, ये कुंजी है, ये रियोस्टेट है, ये विभव मापी तार है ए और बी, ठीक है। अब यहां मैंने सपोज कीजिए कि ये 6 वोल्ट की बैटरी ली, तो तार के ऊपर 6 वोल्ट अवेलेबल है, लेकिन आप यदि अब यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी ले लोगी, 12 वोल्ट, अब 12 वोल्ट 6 वोल्ट से कैसे संतुलित होगा, इसलिए 6 वोल्ट से कम तक का हम वोल्टेज द्वितीयक परिपथ में ये जो बैटरी लें ये इससे कम वोल्टेज की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 3 वोल्ट की लूंगा तो यहाँ मिड में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 12 वोल्ट तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि प्राथमिक सेल में जो ये बैटरी लें, ये बैटरी जो है इसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास कमी होनी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारे पास में जो है पहली प्रिकॉशंस, पहली सावधानी कि हम सावधानी क्या बरतें। अब हमारे पास में दूसरी सावधानी क्या आती है, दूसरी सावधानी ये आती है कि सभी जो सेल हम प्रयुक्त करेंगे उन सभी का जो धनाग्र है वो टर्मिनल ए पर कनेक्ट होना चाहिए, और दूरी का जो मापन है वो हम ए से करते हैं, संतुलन बिंदु की दूरी का मापन ए से करते हैं। तो दूसरे नंबर पे सभी सेलों के धनाग्र टर्मिनल ए पर संयोजित होने चाहिए तथा संतुलन बिंदु तथा संतुलित लंबाई टर्मिनल ए से मापनी चाहिए। तो ये हमारे पास में हो गया दूसरी प्रिकॉशंस, ठीक है। अब रही बात ये कि नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या आती है। नेक्स्ट प्रिकॉशंस आती है हमारे पास में तीसरे नंबर पे
कि विभव मापी का जो तार है उसमें लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो गर्म होगा तो विभव मापी तार का प्रतिरोध बदलेगा, और विभव मापी तार का प्रतिरोध बदलेगा तो विभव प्रवणता बदलेगी। लेकिन यहाँ इस विभव मापी को जो है प्रयोग के अंदर विभव प्रवणता का मान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगले वाली जो हमारे पास में जो प्रिकॉशन सावधानी है वो क्या, विभव मापी तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रवाहित होने से तार गर्म होकर प्रतिरोध बदलता है, जिससे विभव प्रवणता परिवर्तित होती है। जिससे विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, जिससे विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, जबकि विभव प्रवणता नियत रहनी चाहिए, जबकि विभव प्रवणता नियत रहनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में तीसरी वो हो गई। और चौथी हमारे पास में सावधानी है वो क्या है कि हम जोकी को विभव मापी तार पर रगड़ करके न चलाएं, क्योंकि तार के कोई रगड़ने से उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो परिवर्तित होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर कौन निर्भर करती है, विभव प्रवणता। एक बार फिर विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, जबकि विभव प्रवणता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम एक और चौथा पॉइंट यहां पर लिख देते हैं, फोर्थ। वो क्या है देखिए, फोर्थ पॉइंट है जोकी को विभव मापी तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होता है, जिससे विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, जबकि विभव प्रवणता नियत होना आवश्यक है, नियत होना आवश्यक है।
ये हमारे पास में चौथी सावधानी हो गई। तो हम इस प्रयोग को करते समय, विभव मापी के प्रयोग को करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें, तो ये सावधानियां मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब अगले वाली बात आती है हमारे पास में विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, तो विभव मापी का मानकीकरण हम कैसे करेंगे वो देखिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल लिखेंगे आप विभव मापी का मानकीकरण। का मानकीकरण, इससे हमारा क्या मतलब है कि विभव मापी, कोई जैसे विभव मापी दिया जाए तो उसमें विभव मापी तार की जो विभव प्रवणता है उसको हम यथार्थतापूर्वक ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर क्या परिभाषा बनेगी? विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? याद करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है हम किसी मानक शैल की सहायता से करते हैं। तो फिर मैं भी कह सकता हूं अन्य शब्दों में किसी मानक शैल की सहायता से विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करना। विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करना। विभव मापी का मानकीकरण होता है। ठीक है, अब यहां हम जो है परिपथ कैसे बने, मानकीकरण परिपथ। तो परिपथ हम x का यथार्थ मान निकालें तो वो परिपथ कैसे बने? तो परिपथ बनाने के लिए हमें क्या है? बैटरी चाहिए। बैटरी, ये प्राथमिक परिपथ की बैटरी, कुंजी, ये रियोस्टेट, और यहां आपके पास में ये विभव मापी तार कितने मीटर? 10 मीटर लंबा। ए और बी पॉइंट नाम लिख दें यहाँ पर की, ये नाम लिख दें RH, प्लस माइनस ये करंट की डायरेक्शन दिखा दें। अब यहाँ ए से हम कोई स्टैंडर्ड सेल जोड़ेंगे।
ये हमने सेल जोड़ा स्टैंडर्ड सेल, और ये जो कि, और ये लेंथ हमारे पास में LS आएगी, तार के ए से मापना है, और ये गैल्वेनोमीटर, और ये हम इससे कनेक्ट कर दें, प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपके पास में जे की ये पॉइंट है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि विभव मापी सिद्धांत से, विभव मापी सिद्धांत से क्या ES बराबर XLS होता है? क्यों? V बराबर हमारे पास XL था, लेकिन यहाँ V की जगह हम ES लिखेंगे, तो ES इक्वल XLS। अब आपको X की वैल्यू चाहिए, तो X इक्वल ES अपॉन में LS। तो फिर ये ES क्या है? ES है मानक सेल का विद्युत वाहक बल, मानक सेल का विद्युत वाहक बल, वाहक बल। अब मानक सेल के तौर पर हमने किसको लिया है? जैसे डैनियल सेल, जैसे डैनियल सेल। अब डैनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल E होता है वो 1.08 वोल्ट होता है। तो हम ES की जगह तो ये लिख देंगे कि उसको मानक सेल के तौर पर लिया जाता है। LS मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई, मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई, मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई। तो फिर यहां से x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो फिर हम कह सकते हैं कि विभव मापी की सहायता से हम इस प्रकार विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।